Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने से पहले और इस टॉपिक को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को देखें और समझें और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर जानेंगे और आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर और आज के जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है। और इस टॉपिक डिस्कस करने से पहले और ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके हैं और ये लेक्चर सभी की सभी ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये लेक्चर को नहीं देखा और ये वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज़ लेक्चर 1, 2 एंड 3 को देख ले, क्योंकि जब वो लेक्चर 1, 2 एंड 3 को देखेंगे ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर तो लेक्चर नंबर 4 को वो अच्छे से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो आज के टॉपिक को और हम लोग जान लेते हैं आज के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में मैं मेनली दो सम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और उसके साथ साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूलर मास के साथ वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन है और उसके साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ एमसीक्यू को और उसके साथ साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल दिखाने वाला हूं जो न्यूमेरिकल एग्जाम हॉल में नीट एंड जेईई लेवल में पूछा जाते हैं और उसको हम लोग देख लेंगे वो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और हम लोग देख भी लेंगे उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी बोला कुछ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं कौन से डेफिनेशन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं? मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड एक्चुअल मास। तो ये सब डेफिनेशन के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा और उसके साथ ही साथ मैं बोलूँगा जो ये डेफिनेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है और इसमें से नीट में या जेईई लेवल में कैसे टाइप की क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं ये सभी पॉइंट्स को और हम लोग जान लेते हैं सभी एक्सप्लेनेशंस को। सो लेट्स एंजॉय द टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो एटॉमिक मास क्या होते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एटॉमिक मास of an element is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as an 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला देख पा रहे हैं और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के लिए मेरा एडवाइस ये है आप एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहां पर हम लोगों ने देखा एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है और यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं जो 1 mu इजिकल टू कितने ग्राम होते हैं। हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं जो 1 mu इजिकल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा को एटॉमिक मास को और यहां पर हम लोगों ने देख लिया एटॉमिक मास यूनिट को और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जान लिया जो हम लोग किस तरीके से एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है। When numerical value of atomic mass of element is expressed in gram
देन वैल्यू बिकम ग्राम एटॉमिक मास। दैट मीन्स इसको हम लोग सिंपल तरीके से इसे सोचे, जो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है जो आप एटॉमिक मास को जब आप एक्सप्रेस करो, कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब आप एक्सप्रेस करोगे ग्राम के फॉर्म में, तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग इसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के लिए मेरा ये एडवाइस है, आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखो, जो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितने होते हैं, द ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होते हैं मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम कितनी मोल के इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होते हैं मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम, और इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हम लोग जानते हैं एन का मतलब होते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। तो अभी जो मैंने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोला, इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम हॉल में नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑक्सीजन एटम की ग्राम एटॉमिक मास कितने होते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं जो ग्राम एटॉमिक मास किसका इक्वल होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल होते हैं मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन यहां पर बोला गया है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दैट मींस ये किसका इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे 1 ग्राम ऑफ एटम का, ये इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन की। तो जब हम लोग इसका आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या होंगे, आंसर यहां पर होंगे जो 16 डिवाइडेड बाय Na इंटू Na। तो 16 यहां पे कहां से मिला, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होते हैं 16। तो यहां पर हम लोगों ने 16 रखा, तो 16 डिवाइडेड बाय Na इंटू Na, तो यहां पर हमारा आंसर निकाल रहा है 16 ग्राम। तो जैसे हम लोगों ने यहां पर देख लिया जो कैसे करके हम लोग किस तरीके से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो आप यहां पर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना, जब आपको ग्राम एटॉमिक मास की पॉइंट पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो उस जगह पे आप यूनिट ग्राम लिखोगे, क्योंकि हम लोग यहां पर देखा जो ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, तो इसीलिए इसका यूनिट यहां पर ग्राम होंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं और भी पॉइंट, जैसे यहां पर अभी देख ले रहे हैं जो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, नंबर व्हिच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर in comparison to 1/12 part of mass of carbon atom 12 is considered as an molecular mass। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हम लोग इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डिफरेंशिएशन कहां पर है। तो हम लोग यहां पर ये पॉइंट को याद रखेंगे, जब हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, उस जगह पे सब्सटेंस की मास को, सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम लोग उसे एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राम। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूं, जब सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर मास को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग इसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और यहां पर स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को याद रखना है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अभी जो पॉइंट मैंने अभी यहां पर एक्सप्रेस किया, जो पॉइंट मैंने अभी यहां पर समझा है, इस पॉइंट को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम पेपर में पूछा गया है जो सल्फ्यूरिक एसिड की ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, कितने होते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होते हैं, 1 ग्राम के। 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितनी मोल के इक्वल होते हैं, 1 मोल की। दैट मींस यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग फाइंड आउट करें, तो उस कंडीशन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम के इक्वल होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल होंगे। तो जब हम लोग इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होंगे, हम लोग जानते हैं आंसर यहां पर क्या देख पाएंगे, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय
Na इंटू Na इज इक्वल टू 98 होंगे। तो ये 98 कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास कितना होते हैं 98, तो ये 98 यहाँ पर आया और इसको हम लोग Na/Na के साथ एक्सप्लेनेशन किए। तो इस जगह पे 98 को जब Na के साथ डिवाइड कर रहे हैं और Na के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर 98 ग्राम आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ, आप इस पॉइंट को याद रखना, जब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर रहे हो तो उस जगह पे आप क्या यूनिट यूज करोगे, आप उस जगह पे यूनिट यूज करोगे ग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर मास को और हम लोगों ने यहाँ पर जान भी लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंशिएशन कहाँ पर होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जब JEE एंड नीट लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे और उसका आंसर को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो एक्चुअल मास क्या होते हैं। एक्चुअल मास का मतलब क्या है, द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एक्चुअल मास। तो अभी जो डेफिनेशन मैंने दिया इस डेफिनेशन को हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ऑक्सीजन की एक्चुअल मास फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं ऑक्सीजन के mu कितने होते हैं, ऑक्सीजन के mu होते हैं 32 mu। तो हम लोग जब इसे एक्चुअल मास में फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उस जगह पे हमें क्या करना है, हमें जो mu हम लोग फाइंड आउट किए इस mu के साथ हमें क्या कर देना है, हमें वहां पर 1.67 × 10⁻24 के साथ -24 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना है। मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर में दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब वाटर का एक्चुअल मास फाइंड आउट करके दो, तो उस जगह पे सबसे पहले काम हमारा क्या होंगे, सबसे पहले काम हमारा ये होंगे जो वाटर का mu कितना होता है वो फाइंड आउट करना, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है वो फाइंड आउट करना। तो हम लोग क्या जानते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का कितने mu निकलेंगे एटॉमिक मास, तो हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकलेंगे 18 mu। तो यहाँ पर हम लोग ने 18 mu फाइंड आउट किया। मैंने अभी बोला जब आपका एक्चुअल मास फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो आपका जो mu निकाल रहा है उस mu के साथ आप क्या करोगे, उस mu के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम की। तो यहाँ पर हमारा कितना mu निकला, यहाँ पर हमारा निकला 18 mu, और इस 18 mu को हमें जब एक्चुअल मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मैंने क्या बोला अभी 18 mu को और mu को हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 1.67 × 10⁻24 ग्राम से। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकलेंगे 2.99 × 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया एक्चुअल मास का डेफिनेशन को, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया एक्चुअल मास को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और हम लोगों ने ये भी देख लिया जब JEE लेवल एंड नीट लेवल में ऐसा टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल मास रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो स्टूडेंट्स को उसको कैसे करके फाइंड आउट करना है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो जो पॉइंट और जो डेफिनेशन मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किए उसके ऊपर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टाइप के MCQ जनरेट हो सकता है। जैसे पहला जो MCQ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन C12 है, सेकेंड ऑप्शन O16 है, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन है एंड फोर्थ ऑप्शन C13 है। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, सटीक आंसर यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं राइट आंसर है C12। सो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है C12 क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्बन को हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कार्बन को वेट स्केल के हिसाब से हम लोगों ने वेट स्केल में कार्बन को एज ए कांस्टेंट के हिसाब से कंसीडर किया, और उस जगह पे भी हम लोग C12 कार्बन नंबर 12 आइसोटोप को ही हम लोगों ने कंसीडर किया है, और इसीलिए यहाँ पर आंसर C12 होंगे, यहाँ पर आंसर O16 हाइड्रोजन एंड C13 नहीं होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है 64 ग्राम, 16 ग्राम, 32 mu, 64 mu। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जब हम लोग एटॉमिक वेट ग्राम एटॉमिक वेट निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, और उस जगह पे हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमारा आंसर भी हम लोग देख पा रहे हैं 16 ग्राम होंगे। तो उस जगह पे हम लोगों ने देखा 16 ग्राम हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किए। तो 16 ग्राम हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किए, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होते हैं, तो 16 डिवाइड बाय Na × Na इज इक्वल टू 16 ग्राम होंगे। अभी थर्ड जो MCQ है वो पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है थर्ड पॉइंट पे जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितनी होते हैं, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। एक 64 ग्राम है, दूसरा 64 mu है,
थर्ड ऑप्शन में 32 ग्राम है एंड फोर्थ ऑप्शन में 32 एमयू है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होंगे, 64 ग्राम होंगे। और 64 ग्राम क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने अभी बोला जब हम लोग मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करेंगे तो उस जगह पे हमारा यूनिट क्या होना है, हमारा यूनिट वहाँ पर ग्राम होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एटॉमिक वेट फाइंड आउट और एटॉमिक मास फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट करते तो उस जगह पे हमारा यूनिट उस जगह पे एमयू होता। तो यहाँ पर हम लोग मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसीलिए हमारा यूनिट यहाँ पर ग्राम होंगे और इसीलिए यहाँ पर आंसर हमारा 64 ग्राम होंगे। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया एमसीक्यू को कैसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया एमसीक्यू के आंसर को, और हम लोगों ने ये भी जान लिया ये आंसर क्यों होना है, और हम लोगों ने इसको समझ भी लिए ये आंसर का एक्सप्लेनेशन। अभी जिस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरा सजेशन है सब स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस पॉइंट रिगार्डिंग में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जेडबलई एंड नीट लेवल में पूछा जाते हैं। तो जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट है मॉलिकुलर वेट के साथ वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन है। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कैसे टाइप के क्वेश्चन नीट एंड जेडबलई लेवल में इसका रिगार्डिंग पूछा जाते हैं। इसका रिगार्डिंग मतलब मैंने जो अभी बोला मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी का जो रिलेशन है इस रिलेशन के ऊपर से डिपेंड करके कैसे टाइप के न्यूमेरिकल को पूछा जाते हैं। तो कैसा न्यूमेरिकल को पूछा जाता है मैं अभी उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ये पॉइंट को अच्छी तरीके से आप देख लो और आप समझ लो, और हम लोग अभी जान लेते हैं वेपर डेंसिटी क्या है। सो वेपर डेंसिटी क्या है, सो वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग वेपर डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग वेपर डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो जनरली वेपर डेंसिटी को जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उसे लिखते हैं V एंड D। इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है इसे कैपिटल V एंड कैपिटल D लिखा जाता है, V फॉर वेपर एंड डेंसिटी फॉर D। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं V एंड D। तो VD का मतलब क्या हो रहा है, VD इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को और एक पॉइंट को भी याद रखना है, इफ द n molecule are present in given volume of gas and hydrogen under similar condition of temperature and pressure, तो उस कंडीशन में वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो उस जगह पे मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू होते हैं वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बोला जो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल वेपर डेंसिटी इनटू 2 होते हैं। तो जो ये फॉर्मूला मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किए ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी ऐसा जनरेट हो रहा है कौन सी कंडीशन में हम लोग ऐसा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जब आपको जेडबलई लेवल एंड नीट लेवल में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मॉलिकुलर मास ऑफ गैस को फाइंड आउट करके दो, और जब आप देख पाओगे जब आपका क्वेश्चन पेपर में वेपर डेंसिटी दिया गया है तो उस कंडीशन में आप मॉलिकुलर मास ऑफ गैस का निकाल सकते हो जब आप वेपर डेंसिटी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए मैंने सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोला ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला को अप्लाई करके मॉलिकुलर मास ऑफ गैस को निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, हम लोग अभी जान लेते हैं न्यूमेरिकल से जो ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में लाइक नीट एंड जेडबलई लेवल में पूछा जा सकता है, और जब पूछा जाएंगे तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग वो क्वेश्चन ऐसा है, at NTP the density of gas is 0.00445 gram per ml, find out the वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर में वेपर डेंसिटी और उसके साथ ही साथ मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोगों ने अभी देखा वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन से फॉर्मूला देखा, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस कितना दिया गया क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया गया है 0.00445, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होते हैं दैट इज अ फिक्स वैल्यू। ये स्टूडेंट्स को याद रखना है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 0.00089। तो इसमें से जब हम लोग इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 50 निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया वेपर डेंसिटी, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा वेपर डेंसिटी का आंसर कितना है, वेपर डेंसिटी का आंसर यहाँ पर हमारा 50 निकले। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये बोला गया है आपको मॉलिकुलर मास भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया फॉर्मूला में, और फॉर्मूला मैंने क्या बोला, जब आपका क्वेश्चन पेपर में वेपर डेंसिटी बोला गया है और जब क्वेश्चन पेपर में आप वेपर डेंसिटी देख पाओगे उस जगह पे आप
मॉलिकुलर मास ऑफ गैस का फाइंड आउट कर सकते हो। और फॉर्मूला मैंने क्या बोला, मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू, क्या बोला मैंने, वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो वेपर डेंसिटी हमारा कितना निकला यहाँ पर 50, तो 50 को यहाँ पर डाल दो, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकलेंगे 100। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास हम लोग कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं जब का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किए। हम लोग यही वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर मास को दूसरे एक एग्जांपल से भी और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर बोला गया है, जो वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम, देन फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अभी देखा जो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होते हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होते हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, डेंसिटी ऑफ गैस कितना है, डेंसिटी ऑफ गैस होते हैं यहाँ पर हमारा निकला 0.002। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ, जो आप डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी दूसरा फॉर्मूला है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेपर डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वेपर डेंसिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब आप डेंसिटी निकालते हो गैस की, तब आप क्या करोगे, मास बाय वॉल्यूम की फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहां पर मास कितना दिया गया है 2, और यहां पर आपका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, दैट इज द 1000 ml। तो इसको आप डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर यहां पर निकालता है 0.002। तो यही डेंसिटी जो आपने निकाला, ये डेंसिटी ऑफ गैस को आपको यहां पर अप्लाई करना है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपका डेंसिटी ऑफ गैस नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस को यहां पर अप्लाई किए और डेंसिटी ऑफ गैस को हम लोगों ने यहां पर फाइंड आउट किए। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं मैंने अभी बोला, स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को याद रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 0.000089, और जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेंगे 22.4। तो यहाँ पर हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन है मॉलिकुलर मास की। तो अभी मैंने क्या बोला, मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब आप वेपर डेंसिटी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिकुलर मास निकल आएंगे। तो यहाँ पर आपका वेपर डेंसिटी कितना निकला, आपका यहाँ पर वेपर डेंसिटी निकला 22.4, और आप इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर यहाँ पर निकल आएंगे 44.8। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग कैसे करके वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे जो मोलर मास के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, और उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ गोल्डनस्की के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ MCQ और कुछ न्यूमेरिकल को, और हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे और उसको हम लोग जान भी लेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ व्यूअर मुझे नंबर ऑफ कमेंट्स कर रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव एंड फॉर योर सजेशन ऑल्सो। थैंक यू अगेन।